राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ गया महाराष्ट्र टाइम से सागे। और आज ये टाइम मेरे सागे है राम निवास जी पूर्व का जो प्रखर कामरेडी रेड है कामरेड विचारधारा जो जेडा वाक्य में आगा जगह विचार है वह कॉमरेड विचार है। लेकिन कई बार कई परिस्थिति सी आ जाए जठे जो सच बोलनो गुनाह हो जाए और आप बार बार आपका मुखर जो है शब्द हूँ आ बात साक्षात रखी भी है भी कॉमरेड को मतलब किया हुआ है। और मैं बार बार आ सके मिलता रहा लेकिन काफी टाइम बाद आज मन मिले है। हम बात करांगा वर्तमान भादरा में जो मुद्दा चलने लग रहा है, बात करांगा वर्तमान में जो पूर्व विधायक एक बड़ो आक्रोश दिखाने लग रहे हैं, बात करांगा वर्तमान विधायक की शैली पर और बात करांगा वर्तमान जो स्थिति है बिंगो पर, बात करांगा जो 14 गांव बनानी नहर है, बात करांगा कुछ और मुद्दों पर भी ले गए। रामनिया जी मेरे साथ, रामनिया जी राम राम साहब। राम राम साहब, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। मैं जे क्या बात कहूंगा कॉमरेड रामनिवास जी, स्वागत है थारो। मुझे गर्व है कि मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हूँ। मैं मेरी युवावस्था में जब माधमपुर कॉलेज में था तब भी मैं एसएफआई में काम करता था और मैं बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों को लेकर के भगत सिंह को अपना आदर्श मानता हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे कुछ ही साथी जो मेरे सहपाठी रहे और पिछले 20-25 सालों से हमने इनको पाला पोसा, वो लोग भगत सिंह का नाम बेच बेच करके आज जो है राजा बन गए। हम रंग है कोई बात नहीं, लेकिन गर्व तो है ही कि हम क्रांतिकारी विचारों के कार्ल मार्क्स को हम मानते हैं। भगत सिंह को मैंने पढ़ा है, खूब पढ़ा है। मतलब आप बिल्कुल आपके विचारों से हम प्रेरित मानते हैं भी कि आप कॉमरेड विचारधारा के भगत सिंह को पढ़ा है, कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, लेकिन वर्तमान में आप कहीं उस धारा में दिख नहीं रहे हैं। वर्तमान के अंदर आप कॉमरेड जो संगठन है उसके इर्द गिर्द दिख नहीं रहे हैं। कारण क्या है इसका? कारण इसका स्थानीय नेतृत्व है। स्थानीय नेतृत्व जो है मार्क्सवाद से भटक करके अपने निजी हितों को लेकर के, स्वार्थों को लेकर के और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के अपने मूल मार्ग से भटक जाना और लोगों को उल्लू बनाने का काम जिस प्रकार से किया गया, जिस प्रकार से 2003 में जब हम इकट्ठे हुए थे गांधी पार्क में 5-6 आदमी, हमने शुरुआत की थी। कामरेड शौकत सिंह जी ने हमें प्रेरित किया था कि आपको भादरा में जो है वामपंथी राजनीति करनी है। हम 6 आदमी थे गांधी पार्क में, मुझे आज भी याद है। और उसके बाद जिस प्रकार से हमने 2016-17 तक संघर्ष किया, तब शौकत सिंह जी ने कहा था कि आप अच्छे वक्ता हो, आप आओ। मैं उनका लाडला भी शिष्य भी था, महेंद्र गुजर भी थे। लेकिन जैसे जो आदमी आज की कलयुगी राजनीति में जो आदमी ज्यादा होशियार होता है, ज्यादा चतुर होता है, वही आगे निकलता है। हम तो इतने चतुर नहीं थे। हमें बहला फुसला करके हमने उस टाइम जो चंदा करके स्कूटर लिया था, बोले मेरे को आगे कर दो, मेरे को आगे करते। हम महेंद्र गुजर को चाहते थे लेकिन वो आगे आ गया। लेकिन धीरे धीरे हमने संघर्ष करके हमारे एक भाई को, छोटे भाई को आगे बढ़ाया। मैं बचपन से ही कहता था कि तू एक आंख मिच के बात करता है, एक आंख मिच करके बात करने वाला अच्छा आदमी नहीं होता। और वही उसने हमारे साथ किया। हमारे जो मूल आदमी है जो 20-25 साल से साथ थे, आज मैं देखता हूँ वो आज जब यहाँ बात आती है भादरा की राजनीति के आसपास के इलाकों में घूमता है, तो मैं देखता हूँ जो मूल जो क्रांतिकारी जो लोग थे जिन्होंने 15-20 साल संघर्ष किया था, उस आदमी को कणक दे दे करके 200-100 रुपए का चंदा करके पाला पोसा, वो आदमी आज एक भी साथ नहीं है। आज उसके साथ है वो लोग जिनको लोग मानस कहते हैं, या तो यहाँ दलाल भादरा के जो ठेकेदार है, जिन उन लोगों के साथ वो काम करता है। उन लोगों को मैं देखता हूँ वो सभा में है जो उसको दुबई में ले जाके व्यापार करवा सकते हैं। 3-3 बार जिन्होंने चेयरमैनी का चुनाव जो है पैसे के दम पर लड़ा, जिनके दम पर, उनके पैसे के दम पर जो दुबई में व्यापार कर सकता है वो वामपंथ में नहीं हो सकता। मैं बात करूंगा केरला के उस नमूद्रीपाद की, जिनके पास 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी घर नहीं था। हम उस मार्क्सवाद को पालते पोसते हैं, उसको मानते हैं। हम उसको नहीं मानते जो आदमी चंद्र से पले पोसे और एक बार बिल्ली के भाग्य से छींका छूट जाए और वो आदमी अरबपति करोड़पति बन जाए और अपने मूल साथियों के साथ अभद्र व्यवहार करे, अपने मूल साथियों को प्रताड़ित करे और धनाढ़ लोगों को और दलाल लोगों को आगे कर दे। मेरी मूल इस मार्क्सवाद से, लोकल से दूर होने का मेन कारण ये था कि जब ये हमारा एमएलए जो था मार्क्सवादी पार्टी का, उस वक्त भादरा में घटना हुई थी जहाँ एक ब्राह्मणों के गरीब बच्चे के मिर्च भर दी गई थी छोटी सी बात को लेकर के। और हमारे वामपंथ के साथी जो है उस अत्याचारियों के, उन मानसों के साथ हक में इकट्ठे हो गए थे और उस गरीब ब्राह्मण को कोई न्याय नहीं मिला। रातों रात पॉक्सो तोड़ दी गई। फिर उस कामरेड के खुद के बच्चे का निनाण स्कूल में घटना हुई। मेरे को भी पता लगा, तहसील के लोगों को शायद पता नहीं था, खुद के बच्चे की अश्लील घटना हुई थी। उसको रातों रात दबा दिया अपने प्रभाव से। तो मैं धीरे धीरे दूर होता चला गया। अभी ऐसा आदमी तो हमारे विचारधारा के काबिल नहीं है। हाँ ठीक है, उसको मौका मिल गया, बिल्ली का भाग्य का छींका टूट गया। और जो गंदी राजनीति के वाहक थे, जो आज भी
कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं, उन लोगों ने इसको बहुत ऊंचा उठा दिया और वो आगे लेके चले गए। और ये जो है 15-20 सालों में अमल खा खा के ज्यादा बैकवर्ड छूट रही है। कोई भी समझदार आदमी मिलता है बोले इसका क्या करेंगे, तहसील का नाश कर दिया तो बैकवर्ड छूट रही है। यहाँ पास में रहना भी मैं गुनाह समझता हूँ। अमना जी, आप कह रहे हो कि मतलब तहसील के आदमी ये कहते हैं, आपने ये देखा, लेकिन वर्तमान में बड़े मुद्दे लेकर प्रखरता से एसडीएम कार्यालय का घेराव हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है उसके ऊपर बड़े बड़ी बातें। और एक वायरल वीडियो देखा है जिसमें ये कहा है कि बड़ी बातें ये कही गई कि भाई मेरे राज में पुलिस नहीं थी, मैंने पुलिस को बाहर मेरा राज, यही तो घमंड है। इसी बात की तो लोगों में एलर्जी है। और जो आप कह रहे हो कि आक्रामकता की जिसकी बात कर रहे हो, ये सदा से बिकाऊ है। मैं आपको बता देता हूँ, हनुमानगढ़ पीजी कॉलेज में जब छात्र संघ चुनाव थे तो लड़कों को आपस में इसकी मारपीट हो गई है। सदा से झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी था। आप कभी देख लेना, इसके यहाँ 18 टांके आए हुए हैं। ये मेरी गोद में बैठा था, 18 टांके 18,000 में इसने फैसला किया था खुद की चोट का। गोद में बैठा था, मेरी गोद में था उस वक्त। और हम आदमपुर पढ़ते थे, हम 8 आदमी निनाण से गए थे इसकी मदद करने के लिए। ये हमेशा से बिकाऊ है। और आप आक्रामकता की बात करते हो तो ये सेटिंगबाज एक नंबर का है। यहाँ बाजरा में जितनी पुरानी घटना हुई, लोगों को सबूत, सब लोग पता है कि ये पैसे लेके दरी उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊंगा मजे की, लोग ध्यान करें इस बात को कि 1 साल से लेकर के 6 महीने पहले तक ये राजकीय उप चिकित्सालय को लेकर के बड़ा उग्र था। और बड़ा इसने बाजरा में वही वो चर्चा थी। और आज कहीं चर्चा नहीं है ना, क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है, मुझे पता लगा जो वो कॉलोनाइजर था, जिसने जो दानदाता था, जिसकी जमीनों के वहां भाव बढ़ने थे। अब पता नहीं है, हमारे पास इतने सबूत तो नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि 3 किला जमीन लेकर के उसे सेटिंग करके मामले को रफा दफा कर दिया। आइंदे चर्चा नहीं आई कभी कि 3 किला जमीन किसने ली? जो आंदोलन कर रहे थे। अच्छा। जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे, मैं साइन करवा रहा हूँ वहां पे, सबसे ज्यादा जो चिल्ला रहे थे वो मुद्दा आज है क्या? नहीं, आज मुद्दा हॉस्पिटल बन गया, लगभग बन गया। ये आदमी जब हम आंदोलन करते थे, मैं साथ था, तो ये आदमी एक बात को बार बार रटता था। ये कहता था कि मुद्दे वही उछालो जो जनता को याद रहे। और जनता को जिस तरह से ठगने का जो काम करते हैं, ये ऐसे गंदे राजनीतिक है। राजकीय उप चिकित्सालय का मामला इतना इसने जोर शोर से उठाया, लेकिन 6 महीने से ये चू नहीं करता। दोगलापन इतना पता नहीं कहां से लाता है। एक दिन तो बाजरा में इकट्ठे होकर कहते हैं कि हम गिरफ्तारी देंगे अन्याय के खिलाफ, ठीक है, और फिर दूसरे या तीसरे दिन पहले जाते हैं कि डबुआड़ी में आपने हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया, दर्ज रद्द करो। अब आपको मुकदमा से डर लगता है तो आप जनता को क्यों इकट्ठी कर रहे हो? ये जनता को इकट्ठी करके बरगला करके भीड़ का फायदा उठा के प्रशासन को दबाने का जो काम इस आदमी ने 2004-5 से सीखा था, आज भी वही है। तो मतलब इसका कहना था पूर्व विधायक का कि मैं मेरे राज में कभी पुलिस को रोड पे नहीं आने दिया। आज इतनी घटनाएं घट रही है, वो नाकाम है। तो क्या उस राज में इतनी घटनाएं नहीं थी, पुलिस के नहीं होने? मेरा राज मीन्स क्या आप कोई सामंतवादी बन गए थे? मेरे राज का अर्थ क्या होता है? आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, आप पूरे भादरा के नुमाइंदे थे। मेरा राज का मतलब तो दूसरा अर्थ होता है। इसका मतलब तो आप मतलब कोई सामंतवादी बन गए थे, गंगा सिंह के बेटे थे क्या आप? मेरा राज का मतलब, मेरे राज का सीधा सीधा अर्थ यह है कि वो सरकार जो है वो निकम्मा आदमी था, उसको अपना राज बचाना था, और उस आदमी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया और इसको कह दिया कि तेरी तहसील का, तेरे विधानसभा क्षेत्र का तू ही सीएम है, बस मेरे को तो सरकार बचाए रखो। और वही नशा, वही घमंड पूरी तहसील को दुख दे गया। इसने पता नहीं कितने लोगों का दमन किया था उस टाइम। मैं खुद भी गवाह हूँ, मेरा भी इसने दमन किया था। सुखराम चौटिया आज कहीं भी पोस्टेड है, जाके पूछ लो। उसने मुझे कहा था कि मैं सीआई हूँ, मेरे को साफ साफ ऑर्डर है कामरेड का कि इस आदमी का एनकाउंटर करवा दे। आपका सुखराम चौटिया को नेम देके कहीं भी पोस्टेड है, पूछ लो। आपको एनकाउंटर तो करने की बात, मेरी सुपारी दे दी थी उसने। अच्छा, हाँ, और मेरे गांव का आज का मौजूदा सरपंच और आज का ब्लॉक मेंबर गवाह है। और मैं इस बात को कोई राजनीतिक रूप से नहीं कहूंगा, आपको नियमधर्मी करके कह दूंगा। ये तो कोई छोटी से छोटी बात किसी के हाथ लग जाती है ना, इसकी किसी ऑडियो वीडियो, ये आदमी तो इतना गंदा है कि उसको प्रसारित कर देता है। और मैं संजीव जी बेनीवाल का, हालांकि मैं उनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस आदमी ने एक वीडियो दे दी थी कोई बंदे को, मेरे गांव का एक परिवार के आदमी को भड़काया था इसने, और उसको कहा था कि तू इसको मार के आ जा, तेरा बिगड़ने नहीं दूंगा। और वो आदमी चला गया संजीव जी बेनीवाल के पास, बोला था कि कामरेड तो मेरे को ये कह रहा है, आप मेरी मदद करो। और उस वक्त संजीव जी को उसने जो वीडियो सुनाई थी, और संजीव जी को मैं नेक आदमी मानता हूँ कि उसने ये कहा था कि ऐसी वीडियो उस आदमी बकावे में मत आ, किसी को मारना काटना पीटना ये तेरे को बचने का काम नहीं है, वो तेरा भी भला नहीं चाहता है, इस वीडियो को मिटा दे। संजीव जी चाहते तो उस वीडियो का दुरुपयोग भी कर सकते थे। और उस वीडियो को सुनने वाले गांधी बड़ी के 2 आदमी है, और मेरे गांव का मौजूदा सरपंच और मौजूदा ब्लॉक मेंबर उस बात के गवाह है।
लेकिन कभी भी क्या था ऐसा उस वीडियो में, क्या? वो कोई इसने जानबूझ करके है ना मेरे परिवार में किसी आदमी को मेरी जमीन पे कब्जा करने के लिए डाल दिया था, जबकि हमारा पारिवारिक बंटवारा 50 साल से पुराना था। उसको कहा था कि इस आदमी को परेशान करना है, और जिस बच्चे ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी उसने तो ये साफ साफ कहा था कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं देखना चाहता, ये मेरी खिलाफत बहुत करता है। ये बात कही, और मैं मुखर हूँ, मैं खिलाफत, यदि सही बात है तो सही कहूंगा। मतलब अगर सही बात में अगर वो खिलाफत भी करता है तो उसकी सुपारी देके एनकाउंटर करवा। मेरे को सुखराम छोटिया कहीं जिंदा है, नेम दे के जाके उसको पूछ लो। उसको कहा था कि मैं इसका जिंदा नहीं देखना चाहता, और सुखराम छोटिया मेरे को कहा था कि मैं जब तक सियाई हूँ मैं आपका हमदर्द हूँ और आप सही आदमी हो, लेकिन यदि मैं यहाँ से चला गया तो आप बच के रहो। और मेरे घर पे आज भी सीसीटीवी कैमरे सुखराम छोटिया की देन है। उसने कहा था कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, वरना आपके घर में कोई चिट्टा अम्मल अफीम फिंकवा करके फंसवा देगा झूठे मुकदमे में। मतलब इस तरह भी कानून का दुरुपयोग होना, उस राज्य में इतना भी दुरुपयोग होता था कानून का भी, कुछ भी नहीं था कानून उस समय भी, जो कहेगा वो उसके इशारे से चलेगा। इसकी बहन हुई है, इसके भांजे, उससे पूछ लो, पंचायती हुई थी, इसके 42 लाख रुपए वो खा गया। पंचायती अपने खुद सगे भांजे को कहा था कि मुझे जानता है कि लाश नहीं दूंगा मैं तेरी, ये बात कही गई। अपने सगे भांजे को बोला था। मतलब इतना कैसे, मतलब इतनी बातें कैसे रह गई? और जो कहता है मेरा राज बहुत है, बढ़िया राज था, अनुशासन था। अनुशासन तो ये क्या है जी, बिल्ली के भाग का मेरी पकड़ थी कि बहुत जबरदस्त पकड़ तो आपकी ये डुकिया रेस्टोरेंट में भी थी, और वो राजपुरा वाले भीड़ में भी थी। आप सदा से झगड़ालू आदमी थे और अपराधी प्रवृत्ति के थे। 3 बार आप अपराधियों के द्वारा कुटे पीटे गए हो, आपके हाथ पांव तोड़े गए हैं। कोई भी राजनेता इस तरह की अच्छी हरकत कर सकता है, लेकिन क्योंकि हम जैसे लोग वफादार थे ना, हम जैसों ने जो माहौल खड़ा किया 2016-17 में। आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, मैं 2018 में किसान आंदोलन में जेल में था। जी, आप जेल में थे? हाँ, मैं जेल में था, और जेपी ढाका उसी जेल में उसी बैरक में भी था। और मैं कहा, जेपी तू किस मुकदमे में आया है? हम तो किसान आंदोलन में आए हैं। बोले यार 307 लग रही है, और वो जेपी आज को उसका खास है। वो एक मामला चल रहा था 307 का, कि आजकल सुर्खियों में था। 307 का मुकदमा जेपी पे था। किसी कोई पड़ोसी था दूसरे गांव का, उसके खेत से उसने बताया था कोई खेजड़ी छांग रहा था, उसने कुहाड़ी मारी थी उसके सिर में, बच्चे की। उसने मारी थी? जेपी ढाका ने उस मामले में बंद था। वो मामला था मतलब? हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही था। मैं 4 दिन जेल में रहा। आज ये लोग किस प्रकार इंसाफ की बात कर सकते हैं रामनिवास जी, कि हम न्याय मांग रहे हैं, हम एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, हम मर्सीसर प्रकरण में न्याय मांग रहे हैं, हम लठाना प्रकरण में न्याय मांग रहे हैं, हमारे राज में ऐसा नहीं था, बाबूजी के राज में देखो। हालांकि मैं किसी की फेवर नहीं करता, आप कह रहे हो इसके राज में और ज्यादा तानाशाही रही है, तो ये मुद्दे तो बहुत निकल कर सामने आ रहे हैं। रंजन मानस के फैक्ट्री में उस गरीब ब्राह्मण के बच्चे के साथ क्या हुआ था पूरी तहसील को पता है। और तीसरे दिन इस कामरेड के आदमियों ने, इसके संगठन के आदमियों ने अपराधियों के फेवर में एक मीटिंग करी थी, और पुलिस और प्रशासन को दबाया गया था, और रातों रात पॉक्सो हटा दी गई थी। किस चीज का न्याय मांगते हैं मुझे तो आज तक समझ नहीं आता। तो तहसील के साथ अपराध की मैं निंदा करता हूँ, अपराध कहीं भी हो निंदा करता हूँ। गलत होता है अपराध कहीं भी हो गलत है, लेकिन अपराध का मुद्दा भी वो उठाए जिसने अपराध की शय ना दी हो, जिसने अपराध किए ना हो। आपने तो बहुत कुछ पोल खोली है आज इस दौरान। ये बॉक्सर चूड़ी वाला नहीं मरता ना, तो आज ये एमएलए या इस हैसियत में नहीं होता, ये किसी के साथ लट छुट्टा होता रहता। ऐसा क्यों? जो चूड़ी वाले बॉक्सर के साथ इसकी किसी बात पे ठन गई थी, उन्होंने तो यहाँ क्या रेस्टोरेंट पे इसकी कुटापीटी करी थी। नहीं, आज तो ये पूरा बात करें हरियाणा की, बात करें पूरे राजस्थान की, बात करें, हर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हरियाणा में भी बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर उठा रहे हैं। भादरा में भी आए तीसरे दिन धरने प्रदर्शन हुए वर्तमान सरकार के खिलाफ, नाकामी गिना रहे हैं वर्तमान सरकार। एक देशी कहावत है, पगाम बढ़ती कौंदी का पड़ाम दिखा है। इसके घर में क्या है, घर की पारिवारिक स्थिति क्या है, इसके सारे रिश्तेदार क्या हालात है, और क्या था ये आज से 6-7 साल पहले। आज इसके बच्चे, मैं फोटो देख रहा हूँ, दुबई घूमते हैं, वहां बिजनेस है। ये कोई न कोई कारण बन गया, इसकी किस्मत ठीक पता नहीं क्या था। वरना ये जब एमएलए बना 1.5 साल तक तो देसी भाषा में बताऊं, इसको किसी ने नहीं पूछा। आप कह रहे दुबई घूम रहे हैं, ये आज भी कहते हैं कि हमारे पास चंदे का सब कुछ आता है, हम गेहूं मांग कर अपना किसान भवन चला रहे हैं। आप कह रहे दुबई इनके बच्चे घूम रहे हैं, इनका बिजनेस। गेहूं देने वाला को तो एहसान खूब उतारते हैं क्या ये लोग। गेहूं तो रामनिवास सिंपा इकट्ठी करके देता था, मैंने पहले भी आपको एक इंटरव्यू में बताया था। रामनिवास को तो खूब दे दिया इसने एहसान। एहसान फरमोश आदमी है। जिस सगी बहन ने अपनी जमीन बेच के इसको चुनाव लड़वाया, वो आज दर दर भटक गया, उसका बच्चा ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहा है। आप सोच के देखो, इसका बच्चा तो दुबई में 300 करोड़ का बिजनेस संभालने जाता है, और इसका सगा भांजा जिसने जमीन बेच के इसको चुनाव लड़वाए थे, वो आज एक ट्रांसपोर्ट में किसी शेठ की नौकरी कर रहा है। ये हालत है, ये हालत है। आप अनुपात देख सकते हो इसका।
अच्छा रामनिवास जी, मैं अगर बात करूं पिछले 5 साल की बात करूं, अब वर्तमान 2.5 साल की, तो क्या पिछले 5 साल में पूरी विधानसभा में शांति थी, अपराध नहीं थे? क्योंकि आज 2.5 साल के अंदर ये बहुत कुछ गिनवाए जा रहे हैं, बहुत कुछ अपराध चलो बढ़ भी रहे हैं, चोरियां बढ़ रही है, लेकिन क्या पिछले 5 साल में यहाँ सब कुछ सही था? पिछले 5 साल में क्या सही था? मैंने 2-3 प्रकरण तो आपको बताया ही है। मैं खुद भी भुगतभोगी हूँ और भी बहुत से। हर गांव में एक छन्नी का नाइयों का लड़का था, ठेकेदार इसी के आदमी ठेकेदार थे वहां पे, इसी के आदमी ने ठेका चलाया था इसके राज में, इसका सिर भी था उसमें। और उन्होंने उस नाइयों के लड़कों को गलत झूठा फंसाया था और उसको थाने में रखा। जब सीआई ने देख लिया, जांच कर ली, उसको जमानत हो गई और छोड़ा गया, तो स्पेशल गाड़ी लेके थाने में गया कि क्यों छोड़ा इसको, अभी अंदर करो मेरे सामने इसको 4 जूत मारो। और मैं संयोग से या मतलब मैं उस वक्त थाने में था, मैंने देखा भी था। क्या पता कितने कितने अन्याय इस आदमी ने किए थे लोगों के साथ। जब ये कुछ कुछ तो छिपे पड़े हैं, आपने अभी बताए, ये लोगों के सामने है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं। अभी भी इसको घमंड है, अभी भी लोगों को अकेले में तो कहता है कि ये राज फिरेगा तब तेरे को देख लेगा, अभी डरता है लोगों को। अभी यही मतलब वही घमंड वही गुमान है। घमंड है लेकिन बनावटी है। आजकल तो ये डर भी रहा है। किस चीज से डर है? मेरे को किसी ने बताया है, नजदीक बैठने वालों से, मेरे मैं तो इसको छोटा भाई मानता हूँ, कि आजकल ये अमल बहुत खाता है, बताने वाले ने बताया। तो डॉक्टर ने कह रखा है कि नस फट जाएगी, इतना बहका मत कर। डर किस बात का? डर स्वास्थ्य का भी डर है। लोग इसको ये भी डर है कि तूने इतनी दुश्मनी बांध ली। और ये पहले हमारे साथ रहता था, कहता था कि मैं एक दिन चौधरी देवीलाल बनूंगा, इसीलिए बार बार घूम रहा है। ये सपना है कि चौधरी देवलाल बनना, चौटाला परिवार की तरह एक बड़ा भी हरियाणा में आसपास क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन इतनी जिसकी इसकी मतलब किस्मत ने काम किया, इसने गलत फैसले भी लिए, आज में आ गया और वो गलत वाला दोबारा ऐसा पावर मिल गया, तो ये किसी की अच्छी गाड़ी देख के अपने बेटे को कह देगा तेरे अंकल ने तेरे को गिफ्ट में दी है। लोग डरते भी हैं इस बात से। ये बात भी लोगों में जन्म है। लेकिन अब तो ये बार बार एक बात कही जा रही है कि वर्तमान में जो भाजपा विधायक है उनकी कार्यशैली पे बार बार सवाल उठा के कि अब अगली बार मैं मतलब एक तरफा जीतूंगा और मैं दोबारा राज में आऊंगा। मैं वर्तमान विधायक का अभिभाषक नहीं हूँ, न मैं उनका फॉलोवर हूँ। कमियां हैं मैं देख रहा हूँ, और गाहे बगाहे वर्तमान विधायक की जो कमियां हैं, उन कमियों का इसका फायदा उठाने के चक्कर में ही तो ये बरगला इस तरह का बहता फिरता है। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब देख रही है। ऐसे घमंडी और अहंकारी आदमी और आज का जो वर्तमान विधायक है, उनकी जो राज को संभालना पड़े की जो है नाकामी, नाकामी तो है, नाकामी है निश्चित। अच्छा मैं एक सवाल और पूछूंगा, राज ना संभालना प्रशासन पे कहीं ना कहीं कम पकड़ ना होना कारण है, और इनके राज में, पूर्व विधायक के राज में प्रशासन को अपने इशारे पे चलाना, ये कहीं ना कहीं पॉइंट है इस चीज का। जनता यदि समझे तो मैं बताऊंगा। वर्तमान विधायक जी के पास जो उनके खासम खास है ना, वो लोग दलाल टाइप हैं, और लोगों में उनके जो जिस प्रकार से वो काम करते हैं ना, उनकी जो शैली है काम करने की गाँव में, उनसे लोग नाराज है। क्योंकि मैं अकेला नाजायज तरीके से पैसा कमाऊं और आप दुखी रहो तो आपको जलन बरकरार रहेगी। और पूर्व विधायक की आप बात करें, उसके जो खासम खास लोग थे ना, वो भावुक लोग हैं, वो भावुक टाइप के लोग हैं, और वो उसको हर पल पल की खबर देते थे। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो आज भी जेब से किराया लेकर के इसके लिए आते हैं। वो बहुत ही भावुक लोग हैं, उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया, सिर्फ 3-4 लोगों ने पैसा कमाया था। और ये किसी दूसरे को पैसा कमाने नहीं देता अपने पास वाले रहने को, खुद ही वो यूं ही भटकते रहेंगे। वो जेब से किराया, आज भी मैं सैकड़ों लोग जानता हूँ टूटे हुए। अच्छा, आपने महेंद्र गुर्जर की बात की थी, महेंद्र गुर्जर को आप प्रमोट करना चाहते थे और प्रमोट कोई और हो गया, पूर्व विधायक हो गए, तो क्या महेंद्र गुर्जर भी इस कड़ी में आपके साथ थे, संघर्ष में साथ थे पूरा? रियल में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन में हमने साथ साथ बहुत संघर्ष किया है, और कामरेड बलवान पूनिया को इस मुकाम तक पहुंचाने में मैं स्वीकार करता हूं, हो सकता है मेरा योगदान कम हो, महेंद्र गुर्जर का बहुत बड़ा योगदान था। उसकी दुकान थी और वो भादरा तहसील के सामने बैठते थे, लोगों के काम करवाते थे पर्सनली, और नेक दिल भी हैं। अच्छा, मिला क्या उनको? उनको मिला दगा। सबसे बड़ा धोखा महेंद्र गुर्जर के साथ हुआ। कैसे? अब वो तो कभी मिले तो उन खुद से पूछिएगा। ये आपको पता है कि सबसे ज्यादा अगर धोखा हुआ तो महेंद्र गुर्जर? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद रामनिवास का नंबर आता है। मेरा तो हो सकता है 5वां छठा हो। 3-4 और भी है, 3-4 लोग और भी हैं जिनके साथ बड़ा धोखा हुआ। एक आदमी ऐसा भी था जो इसको फाइनेंस करता था, उसको भी बड़ा धोखा मिला। ऐसे भी लोगों को साइड लाइन कर दिया, काफी लोगों को साइड लाइन। अच्छा, लोगों में दिखावा कुछ और है, एक्चुअल में कहानी कुछ और है। रामनिवास जी, जो आप इनके बचपन के साथी हैं, आपके मुंह से हम सुन रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस, भादरा में जो कांग्रेस है उसको किस प्रकार देखते हैं आप? क्योंकि आगे अगर
चेंज होता है नेतृत्व तो बहुत सी चीजें बदलेगी। हर बार ये नहीं होता कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की विचार करे या नहीं करे, हर बार नहीं होता कि किसी की वो है। लेकिन कांग्रेस विपक्ष में है पूरे राजस्थान में, लेकिन भादरा में कांग्रेस को आप किस प्रकार देखते हैं? इसी सवाल की कड़ी में पहले आपने इसी सवाल के अंदर छुपा हुआ एक सवाल था कि आप मतलब किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं स्टंटबाज है जी। पहले मैं वो सवाल का जवाब देता हूँ। इस पूरे देश में मोदी एक स्टंटबाज है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा है। मोदी एक छद्म वेशधारी है और उस आदमी ने मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया का जो एक छद्म वेश धर के इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त होने के का ढोंग रच के स्वांग रच के इस देश को पागल बनाया पिछले 12-13 साल से। लोकल लेवल पे मार्क्सवाद का चोला ओढ़ करके, और यदि मोदी का कोई बराबर का कोई स्टंटबाज है भादरा में तो कॉमरेड बलवानपुर है। मतलब सेम तरीका है, सेम तरीका है। और उन लोगों ने अपने साथ वालों को जो जिन लोगों को सीढ़ी बना के आगे गए थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वो लोग कुचले कहाँ गए? वही लोग सेम बाज है, सेम स्टंटबाज है। आपका दूसरा सवाल था कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का। मैं राजस्थान और देश के लेवल की बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भादरा में कांग्रेस का कोई यदि चेहरा है आज के दिन, सबसे पहले तो मैं आज शुभकामना दूंगा और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी के लड़के ने युवाओं को आज जागृत किया है सामाजिक सरोकार से प्रेरित होकर के नशे के खिलाफ। इसमें कोई राजनीति नहीं थी और इलाके के युवा दोपहर के 12 बजे इतनी दोपहर में इकट्ठे होके सैकड़ों की संख्या में एसडीएम साहब के ज्ञापन देने गए और उन्होंने जो शुरुआत करी है बिना किसी राजनीति के लाग लपेट के, मैं उस युवा बच्चे को एक अभिभावक की तरह, एक चाचा की तरह बेटा मान करके आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बात रही कांग्रेस की, डॉक्टर सुरेश चौधरी आज विकल्प है और लोग देख रहे हैं एक उम्मीद की तरह। और आपको मैं बता देता हूँ अंदर की बात, जनता में सब लोगों को राज चाहिए और यदि कांग्रेस की जो उठापटक जारी है और यदि आला कमान चाहे और जन जन के प्रिय नेता और जिसकी राजस्थान भर में अपील है, यदि माननीय सचिन जी पायलट को राजस्थान की बागडोर सौंपी जाती है और राजस्थान भादरा विधानसभा क्षेत्र से पूरा विधायक और जिसे मैं मेरी भाषा में कहूंगा बब्बर शेर डॉक्टर सुरेश चौधरी यदि मैदान में आते हैं कांग्रेस की टिकट पे, तो लोगों में एक उम्मीद है कांग्रेस में कहीं ना कहीं जान आएगी। बिल्कुल जान आएगी। फिर जो ऊपर के जो गंदे लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनके जो पिछले कोई यहाँ 2,500 वाले हैं वो तो पीछे छूट जाएंगे और जो कॉमरेड की रैलियों में जाते हैं और उसका झंडा लगाते हैं और कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, उन लोगों से भी पिंड छूट जाएगा। आप इशारों में समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक मजबूत दावेदारी पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी यदि मैदान में आते हैं, लोगों में उम्मीद है, लोगों में चर्चा भी है। चलिए एक सवाल और ले लेता हूँ आपका इसी के चलते। आज हिमालय चौधरी ने ज्ञापन दिया है अपने यूथ के साथ। सबसे बड़ी बीमारी आज कोई है, समस्या है तो वो नशे की है। पिछले 7-8 साल में नशा जितना बड़ा है शायद भादरा के अंदर इतना नशा कभी नहीं था। आज यूथ ने पहल की है। पहल तो कुछ युवाओं ने पहले भी की थी, पूर्व विधायक के सुपुत्र थे उन्होंने भी पहल की थी, लेकिन वो पहल आगे नहीं चल पाई और सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बन के रह गया। आपको लगता है कि अब ये पहल जो शुरू हुई इसको आगे धरातल तक ले जाने की, गांव-गांव ले जाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। और आप देख सकते हो ये चिट्टा नामक जो नशा है कितने सालों में हमारे यहाँ पैर पसारा है, पिछले 6-7 सालों में। अब राजनीति की बात की जाए, लोग तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, पिछले 6-7 सालों से यहाँ राज में, और जिसको कहते हैं एकदम जाडे राज में कौन था, कहाँ छूट मिली, जो अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हैं जनता में, कहीं ना कहीं उनका योगदान था। वो कहते हैं कि पुलिस को मैंने रोड पे नहीं आने दिया, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि पुलिस तो आपके नकली डीजल का सेटिंग करने में लगी हुई थी, क्योंकि आपकी पुलिस, आप कहते हो मेरा राज, क्योंकि आपकी पुलिस तो आपका चंदन का व्यापार सेट करने में लगी हुई थी। किसको पड़ी थी? चिट्टा के व्यापारियों को रोकने की, चिट्टा सप्लायर को रोकने की, किसको पड़ी थी? यदि मैं तो अब भी कहता हूँ, आप यदि कोई भी समझदार आदमी बात करे, पुलिस यदि सड़क पे होगी, पुलिस मुस्तैद होगी, तभी अपराधियों में कुछ न कुछ भय होगा। पुलिस यदि कोई अब ये कहता है मेरा राज, तो किसी राजा की चाकरी में लगी रहेगी पुलिस, तो अपराधियों में खौफ नहीं होगा, अपराध बढ़ेंगे, खौफ नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। तो ये जो चिट्टा नामक बीमारी 6-7 पिछले 8-10 साल में बढ़ी है, आज इस युवा ने जिस प्रकार की पहल करी है,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस बच्चे ने जो अगवानी की है उस बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो कुछ इस तरह की है। ये सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं। चाहे मैं डॉक्टर एसपी सिंह की बात करूं, चाहे मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी की बात करूं। डॉक्टर सुरेश चौधरी जब एमएलए नहीं बने थे उससे पहले भी ये मेडिकल कैंप लगाते थे गांव गांव में, और आज भी उनके ऑफिस में सैकड़ों लोग रोजाना जिस 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 विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, उस विषय के मरीज जो है डॉक्टर साहब के पास में निःशुल्क उपचार पाने आते हैं। और जयपुर हो चाहे बीकानेर हो, पादरा तहसील के हजारों लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब, उनको बहुत सारी सहूलियतें उपलब्ध करवाते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक। एसएमएस में इलाज हो चाहे कुछ और हो, तो सामाजिक सामाजिक जो सरोकार है इस परिवार की रग रग में बसा हुआ है। एक सवाल और ले लेता हूँ रमनिवास जी। अभी मैंने हाल ही में पिछले कुछ प्रदर्शन में सुना था कि अगर मैं दोबारा राज में आया, पूर्व विधायक की एक स्टेटमेंट है, तो 14 गांव बिरानी नहर में फंवारे चलेंगे, गेहूं होगी, कपास होगी, वहां का किसान मौज करेगा, मैं शिलान्यास करूंगा, और मेरे जो रखे हुए कागज है वो ऐसे विधायक को मिलते नहीं है। इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? भी ऐसे विधायक को नहीं मिलते, कहीं ना कहीं 1 लाख जनता का अपमान है, क्योंकि खुद को फिर अपना राजा मानना करना और 14 गांव बिरानी नहर के लिए फिर एक छलावा एक डकोसला, जो मैं पहले भी बताया था, स्टंटबाजी में ये मोदी जी से बहुत ही उम्दा है लोकल लेवल पे। और बोलने की जो जिस प्रकार की छूट मिली हुई है, ये वर्तमान विधायक की कहीं की कमजोरी है। वर्तमान विधायक के लड़के हों चाहे खुद हों या उनके विशेष कार्यकर्ता हों, कहीं न कहीं तो उनमें कमी है कि वो जवाब नहीं दे पाते। नहीं तो इस तरह की जैसे जो है आवारा ऊंट जिस तरह से झूठ करता है, इस तरह खून मिल जाए तो मैं चैलेंज करता हूं पूरी भादरा के बुजुर्गों से पूछ लेना, यदि डॉक्टर सुरेश चौधरी एमएलए और ये इस तरह की झूठ करे, खून है किसको? लेकिन कहीं न कहीं आप में कमजोरी होगी तभी तो ये इस तरह की झूठ करेगा ना। वर्तमान विधायक की कोई न कोई कमजोरी हो सकती है, कोई नस दबा रखी होगी इसने। वर्तमान विधायक जो 1 लाख जनता का मतलब चुनिंदा प्रतिनिधि, और उसके लिए ऐसी बातें बोलना कि इसको जयपुर में कौन कागज देता है, इसका क्या वो है, फिर व्यक्तिगत लांछन होना, कुछ चीजें होना, मतलब कहीं ना कहीं ये तो इसके संस्कार आप खुद ही देख लो, जनता देख रही है। इसकी जो भाषा शैली है उसको हर समझदार आदमी पढ़ रहा है कि ये आदमी कितने के लेवल का है। इसका जो अनुभव है, इसकी जो विरासत है कितनी गहरी है, इसकी जड़ें कितनी गहरी है। इस तरह के बोलने वाला चारित्रिक रूप से कितना मजबूत हो सकता है आप अनुमान लगा सकते हो। ऐसा आदमी, ऐसा घमंडी अहंकारी आदमी यदि थोड़ी सी और दोबारा से कोई सत्ता में आ गया, पावर में आ गया, और इसके जो थोड़े बहुत भी खिलाफ होंगे उनके साथ क्या कर सकता है, ये किस प्रकार की बदसलूकी आदमी कर सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल, आपका आखिरी सवाल लूंगा रमनिवास जी। आपने पिछला 5 साल का भी राज देखा है, 2.5 साल का भी राज देखा है। हमें याद है कि पिछले राज में जो लोग फेसबुक पर भी कुछ लिख दिया करते थे, उनपे मुकदमे हो जाते थे। किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी, उसको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती थी। इवन हम भी इसके शिकार हैं। लेकिन आज क्या इस तरह का कोई है आजादी के व्यक्ति में कहीं ना कहीं रुकावट है कि आज और पिछला अगर देखें इस अनुपात में, इस कड़ी में हम देखें तो आज कहीं न कहीं बोलने की आजादी है। वर्तमान विधायक इस प्रकार की बकवास नहीं करता, इस प्रकार की बकवास यही आदमी करता है। और ये आदमी इसी, पता नहीं जनता को क्या हो गया, जनता को भी ऐसे लोग ताली बजाने वाली बातों पे लोग कैसे ताली बजा लेते हैं, कैसे कैसे भावुक लोग हैं। जिस तरह की अच्छी भाषा ये आदमी इस्तेमाल करता है, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि के उसके लेवल के अनुरूप नहीं है ये। हमने कभी इवन सुरेश चौधरी की बात करूं, मैं जयदीप की बात करूं, संसदीय सचिव रह चुके हैं, वर्तमान विधायक की बात करूं, कभी किसी के लिए, बलवान पुनिया के लिए भी नहीं, इन लोगों ने कभी अच्छे शब्द यूज नहीं किए। सामान्य माननीय बोला है, अब मैं कई बार इंटरव्यू ले चुका हूं, लेकिन यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ अलग मिलता है, कुछ अच्छे शब्द मिलते हैं। क्या लोकतंत्र में इस चीज की संविधान, लोकतंत्र में जो भाषा शैली इनकी है, अब मैं 1992 से, जब मैं कॉलेज में था उस वक्त से मैं देख रहा हूँ। मैंने चौधरी लालचंद जी को भी देखा था। चौधरी लालचंद जी हालांकि थोड़े से कड़वी भाषा इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस समय के राजनीतिक दौर में कभी उन्होंने चौधरी ज्ञान सिंह जी के लिए अच्छे शब्द इस प्रकार के इस्तेमाल नहीं किए थे। उसके बाद में संजीव जी जब एमएलए रहे, डॉक्टर सुरेश चौधरी जी एमएलए रहे, जयदीप जी भी रहे, आपस में इस तरीके की तू तड़ाकर तू तेरा इस तरह की जो शैली मैंने नहीं देखी। और मैं आज भी, मेरे से उम्र में छोटा है, मेरा सहपाठी भी रहा है, मैंने इतने नजदीक से रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी जब बात चलेगी तो मैं ये कहूँ, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक जी, विधायक कोई आपका खरीदा हुआ नहीं होता, बेस नहीं होता कोई आपका, आप अपने बाहुबल से नहीं बनते। विधायक बनने का मतलब है आपने लाखों लोगों की दिल जीते हैं। 2018 में आप विधायक थे,
विधायक बने थे, ये मेरे कह देने से या किसी विरोधी के कह देने से कुछ नहीं होता। उस वक्त आपने लोगों के दिल जीते थे, आप लोगों में आपकी स्वीकार्यता थी, लेकिन आपके लिए कोई अच्छे शब्द इस्तेमाल करे कोई पूर्व विधायक रहा हुआ आदमी, तो आपको कैसा लगेगा? ये इनकी भाषा शैली, इनके संस्कार बता देती है। अच्छा, मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, मेरे साथ सवाल पे सवाल आते रहे। युवाओं की बात करूं तो सबसे ज्यादा युवा वर्तमान सबसे ज्यादा अपनी जो लाइन में भटक रहा है, क्या कारण लग रहा है युवाओं का इस भटकाव का? युवा किसी हद तक जा रहा है, मारकूट में जा रहा है, मार पिटाई में जा रहा है, नशे में जा रहा है, कहीं भी, क्योंकि किसी को करियर की चिंता नहीं है, किसी को रोजगार की चिंता नहीं है। कहीं न कहीं सामाजिक रूप से पतन तो हुआ है, कहीं न कहीं हमारा आपका सबका सब कुछ सारे आरोप राजनीतिकों पर लगा देना भी उचित नहीं है। समाज के पिछले 20-30 साल का ढांचा हमारे बुजुर्गों का या हमारा, आज हम भी बच्चों के बाप हैं, हमारी कहीं न कहीं कमी रही है। आने वाली पीढ़ी को हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आज का युवा जो है, बहुत बड़ा कारण रोजगार का संकट भी है। जब आप कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर रोड पे आते हैं तो आपको कहीं रोजगार दिखाई नहीं देता, तो भटकाव होता है युवा में। और ये एक अवस्था है कि युवा उम्र होती है 20 से 30 साल के बीच में, जब बच्चा रोड पे आता है तो उसको कुछ समझ नहीं आती, और वो अपराधियों की, थोड़ी बहुत अपराधी लोग जो पैसे कमा लेते हैं, उनकी जीवन शैली से वो भटकाव की स्थिति में आ जाता है और अपराध की ओर बढ़ जाता है। इसमें हम सबका, आपका, मेरा, हमारे समाज का भी कहीं न कहीं दोष है, अकेला राजनीति का नहीं है। चलिए रामनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रामनिवास जी अपने साथ थे, और रामनिवास जी अपनी बात के लिए हमेशा मुखरता से रखने वाले आदमी, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई भी हो, अपनी बात के लिए हमेशा प्रसिद्ध है। आज भी इन्होंने कई मुद्दों पर बात रखी है। पिछले 5 साल और इन 2.5 साल के बीच में इन्होंने तुलना की है, कुछ सच्चाइयां निकल के आए, कैसे इनके साथ कितना कह सकते हैं इनका शोषण हुआ है, कितना अत्याचार हुआ है। खुद इन्होंने जिस चीज को पौधा बनाया, उस पौधे ने इन पर कितना कुछ प्रहार किया है, वो सारी चीजें आपके सामने है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।